अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड। और टुडे वी आर हेयर टू मेक श्योर दैट कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए थे अभी ACCA के, उसमें हमारे स्टूडेंट जो है मोहम्मद एहसन ख़ान, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो है वो नेशन वाइड पोजीशन आई है, फर्स्ट पोजीशन। और इसी के लिए डिस्कशन सेशन है। और जो है आई एम हेयर मोहम्मद फ़ाद कमाल एज अ ट्यूटर, एज अ फैसिलिटेटर ऑफ दिस पेपर and teaching in TC Dawani School of Accountancy and evening session and North Campus in morning session। और असल तो ये सेलिब्रेशन है इस बात की कि हाउ द स्टूडेंट हैज़ कवर अप दिस पेपर और उन्होंने कितना तैयारी की और किस तरह से टीचर और स्टूडेंट की कोऑर्डिनेशन से जो है ये रिज़ल्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए। और नेशन वाइड फर्स्ट पोजीशन जो है हमारे स्टूडेंट की आई, मोहम्मद एहसन ख़ान की। तो हमारे साथ एहसन भी है यहाँ पे। और एहसन अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। हाँ, तो एहसन पहले तो ये बताओ कि हाउ यू आर फीलिंग, मतलब जब आपका ये जो रिजल्ट आया उसकी फीलिंग कैसी है? फीलिंग तो बस सर ऐसी कि वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पोजीशन बनेगी नेशन वाइड वो भी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के आपने देखा है स्कूल में काफ़ी ज़्यादा आए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में पेपर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होने की वजह से स्कूल उस लेवल तक नहीं जा सके जिस तरीके से पहले गए थे, जैसे 98 अहमद ईसा क्या गए थे, तो उस हिसाब से नहीं जा सके। मेरे ख्याल में पेपर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन स्कोर करी। खुशी तो बहुत ज़्यादा ही है, साथ आपकी एफर्ट्स वगैरह सब कुछ और मैनेजमेंट की हेल्प सपोर्ट, माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है कामयाबी दे आगे भी। अच्छा, नाउ थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताओ कि जब ACCA की जर्नी शुरू की थी उससे पहले क्या मतलब बैकग्राउंड था, मतलब इंटर साइंस कॉमर्स इस तरह से थोड़ा सा। ठीक है सर, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is Ehsan, Mohammad Ehsan. I am from Hyderabad. I started my ACCA journey a year back in 2022 after watching a couple of webinars from Facebook pages of like Institute, Tabani and etc., which helped me understand what ACCA is actually in detail. So although I was a pre-engineering student, but I did not like the traditional subjects like physics or chemistry or the traditional route of NTTES or universities. So I got to know about ACCA more. So मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये भी एक क्वालिफिकेशन है। ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इसकी, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ACCA है क्या। तो कोई ये समझ रहे होते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन है या फिर हमारे पास सिर्फ ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की डिग्रीज की चीज़ें बचती हैं। तो मैं उनको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास और भी ऑप्शन है। आप जल्दबाजी ना करें और सारी चीज़ों को पहले चेक करें और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर जाके सही डिसीजन लें कि मैं आपको करियर का डिसीजन लूँ। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, सही है। नाउ ये बताओ कि व्हेन यू स्टार्ट योर ACCA जर्नी and you have the background of science, commerce, arts, pre-engineering। देखो, अब pre-engineering student has no knowledge about the commerce ना, तो जर्नी स्टार्ट होती है उसकी FA1 से। कोई नॉलेज नहीं, अकाउंटिंग या फिर डेबिट क्रेडिट भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल, ये देखो नॉलेज ही नहीं होती स्टूडेंट को, और जो है उसके ऊपर जो है फिर इंस्टीट्यूट की मेहनत होती है, उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है उसको पॉलिश करता है। तो ज़रा अपने FA1 से जो FR की सक्सेस की जर्नी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, कैसा रहा तुम्हारा ये सेशन है ACCA का? सबसे पहले तो मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में, जब मुझे ACCA का पता चला कि ये क्वालिफिकेशन अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर क्या है, फिर मैंने उसके अंदर रिसर्च करी, काफ़ी ज़्यादा वेबिनार के वहाँ से काउंसिल सेक्शन वो थ्रू करा। फिर मेरे को ये डिसीजन ज़्यादा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, जैसे कि और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और भी हैं जैसे कि CA वगैरह, लेकिन मुझे ACCA ही सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगा और सबसे ज़्यादा स्मार्ट क्वालिफिकेशन लगी, क्योंकि इसमें सबसे कम टाइम कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू अदर क्वालिफिकेशन। और इसके अंदर वर्ल्ड ये क्योंकि एक तो ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, तो इसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया। और ऑल तो मैं एक प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मैंने F1 F2 जो वाले पेपर होते हैं अप्लाइड नॉलेज के लेवल, वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, मेरा फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट हुआ था, जो कि मैंने तबानी से ही करा था, क्योंकि तबानी से ही एक प्लेटिनम इंस्टीट्यूट था मेरे नियर एरिया में।
ठीक है, जैसे कि पूरे साउथर्न रीजन में और मेरे ख्याल में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो प्लेटिनम स्टेटस पर है। और ACCA भी अपने हिसाब से रैंकिंग देता है, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज तबानीस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से उसको प्लेटिनम रैंकिंग मिली है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस करा वो तो काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास था, मतलब हम स्कूल कॉलेज वाले टाइम से पढ़ के आते वो वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। जैसे कि टीचर ने पढ़ा दिया, फिर आप घर चले गए, आपका टीचर का ताल्लुक खत्म हो गया, फिर आप एग्जाम देने आ रहे हो और बस नया रिजल्ट वगैरह कुछ भी शेयर नहीं हो रहा है, नया टीचर से आपकी कोई डिस्कशन हो रही है, फिर आप अगली क्लास में चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम पढ़ के जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर से हम कॉन्टेक्ट में रहते हैं, कोई भी थ्योरी होती है फौरन व्हाट्सएप पे पूछ लिया जाता है। देखिए फिर मैंने अपना करियर वैसे जो क्वालिफिकेशन थी वो स्टार्ट करी थी FA1 और MA1 वाले सब्जेक्ट से, तो वो भी मैंने तबानी से पढ़े थे, इवनिंग बैच में आकर, तो क्योंकि उसमें ऑनलाइन सपोर्ट भी थी, और फिर हमारी फैसिलिटी के हिसाब से आराम से हम अपनी क्लास ले लेते थे। फिर उसकी अच्छी बात ये कि उसकी रिकॉर्डिंग भी फिर नेक्स्ट डे अपलोड हो जाती, तो फिर हमें इतना इशू नहीं होता था अगर कोई क्लास मिस वगैरह हो गई तो फिर हम उसको रिकॉर्डिंग पर देख लेते थे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती फिर भी ट्यूटर वहाँ होते हैं सही, तो आप जाके फिजिकली पूछ सकते हो, या फिर अगर फिजिकली नहीं जा सके तो आप व्हाट्सएप पे उनके नंबर ग्रुप में ऐड होते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अच्छा देखो, ये जो जर्नी थी आपकी, फिर आपने जब FR स्टार्ट किया, स्किल का ये पहला पेपर था तुम्हारा, दिस इज योर फर्स्ट पेपर ऑफ स्किल्स? सर अटेम्प्ट वाले में पहला पेपर था, बाकी उससे पहले मैंने एक लॉ का पेपर किया। हाँ सही है, स्किल्स का आपका ये समझ लें सेकंड पेपर था, कंप्यूटर बेस्ड पेपर यानी कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस पेपर के साथ। तो FR जब स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट हुआ, तो सब एक पेपर, स्किल का पेपर है, अच्छा पेपर है, तो स्टार्ट से पहले क्या डिफ़िकल्टीज थी? मतलब सुना तो होगा कि पीपल आर सेइंग दैट के हार्ड है, टफ है और यूँ है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मिथ्स होती हैं लोगों के जहन में, तो उसके बारे में तुमने क्या सुना उसके अंदर? मिथ तो हर जगह होती है खैर, लेकिन मैंने इसके बारे में जैसे स्किल्स का लेवल, एक तो हर किसी से ये सुना है कि जो फाउंडेशन लेवल होता है या नॉलेज लेवल होता है उससे जब अपग्रेड होता है उसके लेवल में तो डिफिकल्टी इंक्रीज ही होती है। तो उसके हवाले से जो मैंने FR से स्पेसिफिक FR से रिलेटेड ये था कि मैंने जब खुद अपना कोर्स वगैरह लिया था तो मैंने उसकी जो किट वगैरह खोल के देखी थी, उसके अंदर मैंने जब उसके CRQs जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखे थे, तो मैं खुद देख के उसको घबरा गया था कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है और 3 घंटे का सिलेबस है, मैं तो उसके अंदर होंगे क्या चाहिए, और 2-2 क्वेश्चन आएंगे ऊपर से, तो वो एक वो चीज़ थी। और फिर FR के अंदर तो वैसे भी पॉपुलर है इंटरप्रिटेशन या रेशियो एनालिसिस का जो एरिया, उससे लोग घबराते हैं काफ़ी ज़्यादा। और जैसे कि बाकी भी स्टैंडर्ड्स हैं मिलते जुलते, जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा पेयर वैल्यू मॉडल और ये वाली चीज़ें हैं स्टैंडर्ड्स में, तो अक्सर स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं हमें याद रहेगा, एग्जाम टाइम पे याद नहीं रहेगा, वो एक वो चीज़ें थी। और फिर ये सोचते हैं कि पता नहीं टाइम मैनेजमेंट होगी नहीं होगी, कि वो पहली दफ़ा कंप्यूटर पर टाइप करने वाला एग्जाम होता है, बाकी सब तो पहले जो आ रहे होते हैं वो आपने रफ पेपर पर सॉल्व करना होता है, फिर जाके आंसर टिक करना होता है बस उसमें। ये एक चीज़ थी जो मेरे को लग रही थी, मैं खुद ये सोच रहा था कि रेशियो एनालिसिस का एरिया जैसे, तो उसके अंदर मैं क्या सोचूंगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा कॉर्पोरेट चीज़ों की नॉलेज है, तो मैं क्या सोचूंगा, क्या लिखूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा एग्जामिनर को, आंसर समझ में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं वो मार्क्स के हिसाब से देंगे, मार्किंग रेट, तो वो सब चीज़ों का मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब करते गए तो समझ में आया। अच्छा ये बताओ कि व्हेन यू आर ऑन गोइंग योर स्टडीज़ ना, FR आपका चल रहा था, तो थिंग गेटिंग ईजियर और टफर, मतलब होता है ना कि पढ़ने के बाद पता चला नहीं सर ये तो हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ऐसा महसूस हुआ? फिर एंड हुआ, फिर एक सेशन एंड हुआ, उसके बाद लगा वाकई आई कैन डू? जी सर, असल में ये शुरू में तो हर चीज़ मुश्किल लगती है, जब तक आपने पढ़ा नहीं हो, आप पता नहीं हो, तो फिर हर चीज़ ही ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगी या फिर करना इम्पॉसिबल लगेगी कुछ चीज़ें तो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है जितना उसको बनाया हुआ है। और वैसे भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था शुरू से ही, तो उसके अंदर इस वजह से मेरे को FR भी काफ़ी उस वजह से थोड़ा बेनिफिशियल लगा, कि ईजी भी लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा, बोरिंग सब्जेक्ट लगा जैसे कि बाकी सब्जेक्ट होते हैं, तो वो चीज़ नहीं थी। और फिर दूसरी चीज़ है कि अगर जैसे दूसरी चीज़ ये कि हम जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बोरिंग लगता है, सही है। इसके अंदर कैलकुलेशन भी है, थ्योरी भी है, थ्योरी वाला एरिया भी है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं लेक्चर लेता गया तो उसके रास्ते मेरी जितनी भी थ्योरीज वगैरह थी वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होती गई। और असल चीज़ ये थी कि जब मैंने आपके लेक्चर अटेंड करता था साथ साथ, फिर उसके बाद जब मैं स्टडी टाइप या नोट जो आप प्रोवाइड करते थे, समरी नोट, सबसे अच्छी चीज़ वो मुझे वो लगी, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लगे, तो वो पढ़ने के बाद और आप सबसे अच्छी चीज़ के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देते थे वो प्रैक्टिस करने के बाद, या आप एक तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आप क्लास में ही करवा देते थे, तो घर के लिए तो एक तरीके से काम सारा रिवीजन में बचता था, क्लास में नया घर पे जाके नया करने वाला काम बहुत ही कम होता था, कि वो आप किट भी तकरीबन 60 से 70% तो करवा ही देते थे। तो फिर जब मैं जाके किट अटेम्प्ट करता था तो ऐसा लगता था कि ये कोई बच्चों वाले लेवल के क्वेश्चन आ गए, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगते थे।
देखो ये स्टडी पैटर्न वी हैव टू चूज़ ना कि स्टूडेंट गॉट रिलैक्स्ड, उसको ऐसा नहीं लगे कि वो स्किल के अंदर है, बल्कि उसको लगे वो प्रोफेशनल लेवल में जाने वाला है। और प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ाना चाहिए वैसे भी। एट द एंड ऑफ द सेशन, जब सेशन ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद पेपर में जाने लगे, तो उसके बाद तुम पेपर में अटैम्प्ट लगे, तो उस वक्त मतलब पेपर से करने के बाद जब बाहर आए, व्हाट्स योर फीलिंग, मतलब कि वाकई यू हैव डन समथिंग? जी सर, पेपर असल में पेपर से पहले तक थोड़ा नर्वस भी था, टेंस भी था कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसा होगा, ठीक है, पता नहीं इसके अंदर क्या। बिल्कुल ऐसा नहीं है, नेचुरल होता है, कितनी ही तरह कर लो ना, 100% तैयारी भी कर लो, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि दिल डरता है थोड़ा सा। कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी कि तैयारी कर ली है सब कुछ, असल में थोड़ा रेशियो एनालिसिस वाला एरिया नया था ना, बिल्कुल टाइपिंग के लिए तो फिर वो समझ में नहीं आ रहा। तो बाकी जब पेपर करके बाहर आए तो फिर पता लगा कि हाँ पेपर तो अच्छा गया है और इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे। तो अच्छे मार्क्स की, अच्छे स्कोर की उम्मीद थी जरूर, लेकिन पोजीशन का ये नहीं पता था, ये सोचा था कि ये पोजीशन आ जाएगी। लेकिन अच्छी चीज ये कि मैंने आपकी जो स्ट्रेटेजी और एडवाइस उस पर अमल किया, ठीक है, उससे मेरे को बेनिफिट तो एग्जाम के अंदर बैठे बैठे ये हुआ कि मैंने सारे एक क्वेश्चन जो CRQ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सारे के सारे जर्नल पर अटेम्प्ट नहीं करे, मैंने उसको जो ACC का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है या तो वहाँ अटेम्प्ट किया, या वो नहीं चल रहा होता था कभी तो मैंने एक्सेल पर अटेम्प्ट किया, जर्नल पे कोई भी CRQ या लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो उससे ये फायदा हुआ कि एक तो टाइपिंग स्पीड थोड़ी थोड़ी तेज हुई, और जो मिस्टेक्स हो रही थी ना वो होना कम हुई। तो फॉर्मूला बार के अंदर जैसे फॉर्मूले लगाने आए, तो सारी चीजें वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। तो वरना बच्चे जाके पहली दफा जब एग्जाम में टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उनको फंक्शन ही नहीं समझ में आ रहे थे। वो समझते हैं कि सेम टू सेम एक्सेल या वर्ड वाले फंक्शन होंगे तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन काफी सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं तो वो नहीं चल पाती वहाँ पे। तो बच्चों को यही थोड़ा इशू हो रहा होता है, फिर वहाँ पे फिर उनका उसकी वजह से कुछ पेपर या तो रह जाता है या फिर छोड़ के आ जाते हैं, या फिर उनसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो काफी सारी चीजें उनको पहले से डायरेक्ट अगर किसी से प्लेटफॉर्म पे कर लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं ये ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि आपने जो सबसे अच्छी चीज के लॉन्ग क्वेश्चन की ये बताई थी कि स्टूडेंट एक गलती ये करते हैं कि वो शुरू से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर पुराने क्वेश्चन होते हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि लेटेस्ट पास्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि रिसेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर एग्जामिन कर रहा है तो उसका आइडिया हो, तो उस चीज को एग्जामिन पीछे से अटेम्प्ट करना ताकि रिसेंट पास्ट पेपर अटेम्प्ट हो जाए सारे, ताकि एक आइडिया हो कि अब पेपर में क्या आ रहा है। तो ये चीज थोड़ी मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों को पीछे से स्टार्ट करना चाहिए रिसेंट पास्ट पेपर से। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो फिर व्हेन यू गॉट द रिजल्ट वाले दिन, व्हेन यू गॉट द रिजल्ट होता है ना, सुबह 5 बजे के करीब रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है और एक अजीब सी हालत हो रही होती है, तो उस वक्त जब रिजल्ट देखा तो क्या सा मतलब फील हुआ? मतलब उस वक्त ये तो नहीं पता होता कि यू आर गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन पाकिस्तान, बट रिजल्ट देख के बड़ा अच्छा लगता है मतलब। जी सर, असल में रिजल्ट वाली दिन तो आपको पता है रिजल्ट वाली रात तो फिर नींद ही आना मुश्किल होती है। सही बात है, सच ऑब्वियस। एक तो क्योंकि टाइम भी ACC के रिजल्ट का ऐसा है कि 4 बजे कभी 4:30-5 बजे आता है, तो नींद ही बड़ी मुश्किल से आती है। फिर नींद मुझे अच्छा हुआ कि आ गई थी, 2 बजे 1:30 बजे नींद आ गई, तो मैं सो गया था। तो लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स जो ग्रुप्स में होते हैं सारे मैसेज कर रहे होते हैं लगातार, 4 बजे के रिजल्ट आया नहीं आया, या चेक करो तुम्हारा आया। तो मेरी आँख खुली फिर 5 बजे के करीब, 4:30-5 बजे की करीब आँख खुली, मैंने चेक करा। पहले तो मैंने अपना रिजल्ट चेक ही नहीं करा, तो मेरे कज़न ने, मैंने उससे पूछा कि तेरा रिजल्ट क्या बना, तो उसने बोला कि मैं पास हो गया। तो मैंने कहा चलो, फिर वो मुझे कॉल करके पूछ रहा था, मैंने उसकी कॉल काटी, अपना रिजल्ट चेक करा। तो फिर मैंने रिजल्ट चेक करा, फिर मैंने उसको दोबारा ईमेल को रिफ्रेश करा, मैंने कहा शायद गलती से किसी और का रिजल्ट तो नहीं भेज दिया ना। फिर मैंने उसको रिफ्रेश करने के बाद मैंने चेक करा 94 नंबर। तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिले। तो ये तो ऑब्वियसली उसमें मेहनत भी की, ये सब कुछ था, लेकिन एक ये होता है ना, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा अच्छे स्कोर भी आ सकता है इसके अंदर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ये सुना था मुश्किल होता है, चेकिंग मिस्टेक हो सकती है, तो चीज़ें नहीं पता थी। फिर मैंने उसको बताया, खुशी एक अलग ही होती है उस वक्त। हाँ, उस वक्त ये है कि पोजीशन अनाउंस, पोजीशन कुछ टाइम बाद, यानी एक वीक बाद, एक वीक या 4-5 दिन बाद अनाउंस होती है, अपने कभी एक मंथ के एंड में अनाउंस होती है, वो नहीं पता थी पोजीशन नहीं पता। अच्छा जी, देखो, और अब तुम्हें ये कैसा लगा कि जो टीचिंग स्टाइल है या टीचिंग मेथड्स जो हैं, हमारी टर्मिनोलॉजी, मेरी पर्सनल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उससे कैसा हेल्प मिली तुम्हें आगे जाके? क्योंकि मैंने हर दफ़ा ये करता हूँ स्टूडेंट्स को कि मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा काम जो है ना वो क्लास में करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करना, थोड़ा सा कि भाई, और जब जाके वो बुक पढ़ें, व्हेन दे रीड द बुक्स ऑन द डू द किड्स, तो उनको ऐसा लगे कि वाकई दिस इज़ नथिंग, और फिर कॉन्फिडेंस लेवल अलग बढ़ना शुरू हो जाता है एकदम से ना। वो चीज़ एकदम फील हुई, क्योंकि शुरू में तो नहीं होती, बाद में हो जाती एकदम।
जी सर, असल में ये कि शुरू में तो बेसिक टॉपिक्स ही चल रहे होते हैं, जैसे IS 2, IS 16 वगैरह। अगर मैं आपके व्यापार स्पेसिफिक बात करूं तो ये उसमें बच्चों को ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। उसमें बच्चे गलती ये कर रहे होते हैं कि वो शुरू में हल्का ले रहे होते हैं कि ये तो IS 16 है, ये सारे वो टॉपिक हमने पढ़े हुए, शायद नाम से देखे हुए वो मेरे ख्याल में समझ रहे होते हैं कि हमने पढ़े हुए, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो F3 लेवल पे इतने डेप्थ में नहीं होते जितना FR लेवल पर डेप्थ में जाते हैं। फिर तो इस वजह से वो मेरे ख्याल में उसको हल्का ले लेते हैं। फिर बाद में वो मसला होता था, फिर वो सारी चीज़ें खुद अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के बजाय वो ये करते थे कि या तो पेपर मुश्किल आया था, ये हुआ था। तो उस चीज़ पे उनको काम करना चाहिए। बाकी आपका टीचिंग स्टाइल से स्पेसिफिक बात करूँ, रिलेटेड बात करूँ, तो मैं ये कि आपका टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ तो ये कि सारी चीज़ें आपने पहले एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बना के दिए, ठीक है, उसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स वगैरह दिए, तो मेरे ख्याल में अगर कॉम्प्रिहेंसिव वो नोट्स ही पढ़ लिया जाए तो स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की भी इतनी ज़्यादा नीड नहीं हो। तो लेकिन स्टडी टेक्स्ट फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि स्टडी टेक्स्ट पढ़ना ही चाहिए। स्टडी टेक्स्ट बच्चे इग्नोर कर देते हैं, या तो फिर लास्ट मंथ में या लास्ट डेज में आके पढ़ रहे होते हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आता। वो एक तरीके की रीडिंग हो रही होती है और रीडिंग का कोई फायदा नहीं होता, वो टाइम वेस्ट ही होता है। तो आपका जो टीचिंग स्टाइल था वो मुझे इस वजह से भी थोड़ा अच्छा लगा कि उसके अंदर एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करवा दिए थे अपने, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन से हमारे को उस चीज़ में कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन उस लेवल के नहीं थे, वो उससे ऊपर लेवल के बने हुए थे। जब आप एक चीज़ डिफिकल्ट अटेम्प्ट कर लेते हो ना, फिर आपको जो आसान चीज़ होती है वो ऑब्वियसली और आसान ही लग रही होती है, या फिर एक मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है उसको अटेम्प्ट करने के बाद। तो इसी वजह से मैंने उसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, या तो ये तो ऐसे ही है, तो ये पता नहीं कैसे होंगे, मिस्टेक भी हो सकती है, हो सकता है, तो वो इतना ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेता है। क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद किट अटेम्प्ट करनी चाहिए। और किट के अंदर भी बच्चे जहाँ फंस गए तो वहाँ पे बजाय के प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला मेथड अप्लाई करने के फिर पीछे किट के पीछे चले जाते हैं, वहाँ से आंसर टैली कर रहे होते हैं। तो किट के पीछे से आंसर टैली करने के बजाय उनको टीचर वाले पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ताकि उनको कोई मसला नहीं, क्योंकि किट के पीछे अक्सर वर्किंग अलग तरीके से होती है, आंसर सही भी होता है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अच्छा जी, अब ये बताओ कि व्हाट यू रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स कि वो क्या करें, उनको किस तरह से लेके चलना चाहिए, और तुम अपने सक्सेस फैक्टर को उनके साथ डिस्कस करो कि देखिए सर मैंने ऐसे लेके चला और आई गॉट दैट रिजल्ट और गॉट द पोजीशन इन पाकिस्तान। तो उनको शॉर्ट में बिल्कुल उनको कुछ टिप्स अगर तुम देना चाहो कि भाई मैं ऐसे पास हुआ था, ताकि उनको मोटिवेशन मिले। अच्छा, इसमें ये कि लेक्चर तो साथ के साथ ही पेंडिंग ना करें तो वही ज़्यादा चीज़ बेहतर है, क्योंकि पेंडिंग के अंदर फिर वो ज़्यादा वर्कलोड होता है। फिर एक साथ आप जितने भी लेक्चर लोगे वो एक तरीके से कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा था, वो दिमाग के ऊपर से जा रहा होता है। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि साथ साथ लेक्चर लें और साथ ही साथ पढ़ें उसको। ये नहीं कि लेक्चर लेके रख लिए और पढ़ लें उसको एक हफ्ते बाद है या 10 दिन बाद है, तो ऐसा नहीं करें और फौरन पढ़ें। एक किट एटलीस्ट साथ के साथ सॉल्व करें। एक किट अगर आप बचा के रख रहे हैं तो एंड के लिए भले बचा के रख रहे हैं, तो वो फिर एंड के 15 डेज या 20 डेज जो भी आपके टाइम बचता है उसमें प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ है। और स्टडी टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करें, काइंडली स्टडी टेक्स्ट लाजमी रीड करें। उसमें काफ़ी सारी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग या कोई भी चीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो और दूसरी चीज़ ये कि एग्जामिनर रिपोर्ट सबसे मेन चीज़ होती है, बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। उसके अंदर एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर ज़्यादातर आंसर वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा गलत रिस्पॉन्स दिया होता है बच्चों ने, वो एग्जामिनर वो आंसर डालता है। और असल में किट के पीछे भी एग्जामिनर रिपोर्ट क्रॉप कर करके उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन के साथ उन्होंने अटैच की हुई होती है, बच्चे वो भी इग्नोर कर देते हैं। उसके अंदर एक तो ये चीज़ लिखी होती है कि स्टूडेंट ने क्या आंसर किया, सही है, क्या गलत था और क्या आंसर उसको करना चाहिए था, तो वो चीज़ उनको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर उसको इग्नोर करते तो फिर वो वही मिस्टेक को वापस रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कंक्लूजन देखो ये निकला कि स्टूडेंट हैज़ टू कवर ऑल द टॉपिक्स टाइमली ना, क्योंकि यही सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर होता है। अच्छा, एक बात तुमने और की होगी कि मैं कभी भी ज़्यादा लोड नहीं देता स्टूडेंट को, मैं इतना लोड देता हूँ जितना वो कर लेगा, और वही अगर वो करता रहे ना कंटिन्यूसली तो उसको लगेगा ही नहीं कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और उसका पेपर भी बड़े स्मूथ तरीके से निकल सकता है। मतलब मैं कभी भी इतना बर्डन नहीं डालता था स्टूडेंट्स के ऊपर कभी, मतलब तुमने शायद देखा भी होगा और भी क्या हो। जी सर, यही मैं बल्कि इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि टीचर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो टीचर स्लो नहीं चल रहे होते, वो आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से चल रहे होते हैं कि अगर आपको ज़्यादा वर्कलोड डाल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप दोबारा एक अलग से क्लास लगवा के उसकी टॉपिक के ऊपर दोबारा क्लास लोगे कि क्या समझाया था, दोबारा समझाएं। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप अपना काम अप टू डेट रखो। टीचर भले अपनी सही स्पीड पर चला, क्योंकि उसका भी एक एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो मैनेज कर रहा था, उसको पता है किस टाइम पर खत्म कराना है, किस टाइम पर फिर क्यूरी सेशन रखना है, तो या रिविजन रखना है, वेबिनार रखना है, जो भी रखना है, तो उसको पता होता है। स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि टीचर कंप्लीट कराएंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारे पास इतना कम
टाइम बचेगा उनको, बल्कि उसके बजाय हाथ के आगे पढ़ना चाहिए, साथ साथ अपडेट रखें। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि हम टीचर कंप्लीट कराएंगे तो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे पढ़ना, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास कम टाइम बचेगा, बजाय उसको उनको जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसको साथ साथ पढ़ते भी हैं और रिवीजन भी अपना स्टार्ट कर दें, ना कि वेट करें कि कोर्स पूरा खत्म होगा तो फिर ये रिवीजन स्टार्ट हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त सेशन। देखो, दिस सेशन इज़ कंडक्टेड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी अपेयरिंग इन FR पेपर नाउ एंड फॉर द सितंबर अटेम्प्ट, एंड दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर दैम कि एक स्टूडेंट है आपके जैसा है बिल्कुल, और जो है कि वर्क हार्ड, और जो है टीचर की कोऑर्डिनेशन के साथ और वो टीचर की सारी बातों को सुनने के साथ और अपनी एफ़र्ट्स को लगाने के साथ, दोनों कंबाइन एफ़र्ट्स होती हैं और यू कैन गेट द रिजल्ट। ठीक है, यू कैन गेट द रिजल्ट, कि आसान है, मुश्किल नहीं है, सही है। और ACCA कभी भी आपको जो है, कभी भी देखिएगा एग्जामिनर इज़ नॉट कीन टू फेल यू, सही है। आप जब खुद से वीक होते हैं ना तो फिर आप फेल हो जाते हैं। आप पढ़ के जाएँ, आप तो सवाल ही नहीं है कि आपको ऐसा कोई पेपर कोई जो है आउट ऑफ द वे आ जाए। और रिपोर्टिंग ख़ास तौर पे एक अच्छी चीज़ है, स्टैंडर्ड्स बेस्ड अकाउंटिंग होती है, जिसके अंदर आप जो है वो कम्प्लीटली जो है रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि आप एक बात को मुझसे 50 दफ़ा पूछ लो, लेकिन अकाउंटिंग की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर उसका ट्रीटमेंट यही है और उसकी जो है वो जगहें यही हैं, वो चेंज नहीं होती। हाँ, मुझसे आप 50 दफ़ा इसकी लॉजिक और उसके जो है वो हेड्स ऑफ अकाउंट्स और ये SOP में कहाँ जाएगा या SOCI में कहाँ जाएगा, आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हैं कि सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अंदर ग्रिपिंग लैकनेस हो सकती है। अदरवाइज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना वो फुट स्टेप्स को फॉलो करने वाली अकाउंटिंग है, जो आगे के लेवल पे भी, इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स SBR, तो उसमें भी आपको यही करना होगा। और मेक योर सेल्फ कम्प्लीटली जो है कि जो टीचर आपको गाइड कर रहा है वो आपका मेंटोर है, वो आपको समझा रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपको कोई ना कोई सही बात पे भी लेके जा रहा होगा, सही है। तो इट्स अ गुड सेशन विद यू एहसन, और हम भी कोशिश करेंगे कि आप जैसे आपने जो है ये माशाल्लाह से नेशन वाइड पोजीशन लिया, और भी हमारे स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स जो है ना इस तरह की पोजीशन लेते रहें, और आपकी जो है सारी की सारी जो पेपर की क्यूरीज़ हैं और जो क्वेश्चन है उनको बहुत फ़ायदा हो उससे। आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहेंगे ताकि फिर हम कंक्लूड करें? जी सर, मैं एंड में बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स बजाय इसके कि वो अपनी मर्जी से कोई भी सॉल्यूशन निकाल लें किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी क्यूरी का, तो उससे बेहतर ये चीज़ है कि अपने टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन रखें। स्टूडेंट्स एक गलती है मेरे ख्याल में ये करते हैं कि वो अपने दोस्तों से पूछ रहे होते हैं बजाय इसके, अपने दोस्तों से या सीनियर से पूछ रहे हैं बजाय उसके कि वो जो अपने टीचर से पूछेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो एक स्टूडेंट एक दफ़ा ही पेपर पास करता है, लेकिन एक टीचर मेरे ख्याल में 100 बच्चों को बैच पता नहीं कितने टाइम से पढ़ा रहा होता है हर अटेम्प्ट में, तो उसका एक्सपीरियंस कभी भी एक टीचर के एक स्टूडेंट के बराबर नहीं होगा, काफ़ी गुना ज़्यादा ही होगा। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि यही स्टूडेंट को कंसीडर करना चाहिए कि बजाय के स्टूडेंट से पूछने के या अपनी क्यूरी खुद ही आंसर करने के या इधर उधर सर्च करने के, कि डायरेक्ट टीचर से कोऑर्डिनेशन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टीचर स्टाइल भी सबका डिफरेंट होता है। तो क्या पता आप दूसरे टीचर की बात से कुछ और मतलब लें और वो आपका चीज़ ही गलत हो जाए समझ में आने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, और थैंक यू फ्रॉम माई साइड। और ये जो सेशन था ये एज अ होस्ट आई एम कंडक्टिंग, मोहम्मद फ़ात कमाल माई नेम, और रिपोर्टिंग इज़ माई एरिया। और होपफुली इन द फ्यूचर इंशाल्लाह इस तरह के ग्रेड्स हमारे स्टूडेंट्स जो हैं लेते रहेंगे, तबानीस जो है वो इस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता रहेगा। वी हैव 1 वर्ल्ड वाइड जो है पोजीशन इन दिस जून अटेम्प्ट एंड 4 नेशन वाइड पोजीशंस इन पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह TSA विल कंटिन्यू दिस जर्नी, और ऐसे ही ब्राइट स्टूडेंट्स हमारे साथ रहेंगे। सर थैंक यू फॉर माई सर, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।